नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। डीआरडीओ को मिली एक बड़ी कामयाबी। ओडिशा के तट पर स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफलतापूर्वक किया गया परीक्षण। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एलएसी पर पिनाका और स्मर्श को किया तैनात। सेना की मूवमेंट और सप्लाई को मिलेगी रफ्तार। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से बिछ रहा है सड़कों का जाल। भारत ने एक बार फिर से नोटम को जारी किया, जिसमें हो सकता है K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। भारतीय सेना ने पहली बार फॉरवर्ड एरिया में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर खोला। अमेरिकी एजेंसी का दावा, भारत विकसित कर रहा है दोगुनी क्षमता के हाइपरसोनिक हथियार। भारत अपनी तीनों सेनाओं को मजबूत करने में लगा हुआ है और इसके लिए डीआरडीओ भारत की तीनों फोर्सेस की मदद कर रहा है। डीआरडीओ रोजाना हाईटेक हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है ताकि वक्त आने पर दुश्मन को कड़ा जवाब दिया जा सके। और डीआरडीओ ने आज अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ के मुताबिक ओडिशा के चांदीपुर में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण हुआ है। इस दौरान मिसाइल ने तय स्पीड से अपना लक्ष्य भेदा। वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान हाईटेक उपकरणों से मिसाइल के मार्ग, स्पीड आदि की निगरानी भी की जा रही थी। बाद में पता चला कि स्वदेशी मिसाइल हर पैमाने पर खरी उतरी है। दरअसल इस एरियल व्हीकल को ट्विन अंडर स्लैंग बूस्टर का इस्तेमाल करके लॉन्च किया गया। ये एक छोटे गैस टरबाइन इंजन से संचालित होता है। इसके अलावा नेविगेशन और फ्लाइट कंट्रोल के लिए इसमें MEMS आधारित इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS है। अभ्यास ड्रोन को पूरी तरह से ऑटोनोमस उड़ान के लिए बनाया गया है और इसकी पूरी जांच लैपटॉप और कंप्यूटर आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यानी कि GCS की मदद से की जाती है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइल या फिर विमान का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही ये ऑटो पायलट की मदद से अपने टारगेट को आसानी से भेज सकती है। भारत के द्वारा हाइपरसोनिक हथियार बनाए जाने को लेकर अमेरिका में खलबली मची हुई है और अमेरिकी की एजेंसी ने दावा तक कर दिया है कि भारत दोगुनी क्षमता के हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का एक फेल परीक्षण किया था और जबरदस्ती पूरे वर्ल्ड में ये दिखाने की कोशिश की कि उसने अपना परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन उनकी ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी वो अपने टारगेट से चूक गई। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका, रूस, चीन के पास सबसे उन्नत किस्म के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम है। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी उन देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब हाल ही में चीन ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिका को भी चौंका दिया था। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर परमाणु हथियार भी बना रहे हैं, तो भारत और रूस भी एक साथ मिलकर ऐसे हथियारों पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 में एक दूसरे का सहयोग भी किया है। पहले ब्रह्मोस 2 का काम 2017 में पूरा होना था, लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार अब ये 2025 से 2028 के बीच में तैयार होगी। अमेरिका की रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत दोगुनी क्षमता की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है और जून 2019 और सितंबर 2020 में मैक 6 का सफल परीक्षण भी भारत ने किया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह दावा भी किया जा रहा है कि भारत के पास 12 हाइपरसोनिक टनल है जो मैक 13 तक की गति का परीक्षण करने में सक्षम है। यानी कि लोहा अमेरिका भी मान रहा है भारत के हाइपरसोनिक हथियारों का। अब अमेरिकियों को भी लग रहा है कि अगर भारत हाइपरसोनिक हथियार बनाएगा तो वो दोगुनी क्षमता के साथ सामने आएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों पर दुनिया भरोसा करती है। आपको मालूम होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है और वो उसे अपना दक्षिण तिब्बत का प्रांत कहता है, यानी कि दक्षिण तिब्बत का ये हिस्सा है। और आपने अब ये भी देखा होगा कि लगातार ईस्टर्न सेक्टर में, खास करके अरुणाचल में, उसकी डिप्लॉयमेंट आर्मी की और उसकी फोर्सेस की, और यानी उसकी रॉकेट फोर्सेस की भी बढ़ गई है। लेकिन भारत भी ये बात जानता है कि अगर हमने भी यहाँ पर बराबरी की तैनाती करके रखी तो चाइना आसानी से एक मिसाइल तक नहीं दाग सकता है। चाइना की पुरानी आदत है, पूरा लाव लश्कर लेकर आ जाता है और सामने वाले पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है, लेकिन ये दबाव तब काम नहीं आता जब उसको सामने अपना बाप दिखाई देता है। और ऐसे में दोस्तों, भारत ने अपने सर्विलांसिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ा दिया है, बल्कि अपने रॉकेट फोर्सेस पर भी तेजी से काम किया है। अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर पर भारत ने पिनाका और स्मर्श रॉकेट लॉन्चर्स को तैनात किया है, जिन्हें कुछ ही समय पर LAC पर तैनात किया जा सकता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर स्वदेशी है और स्मर्श रूस से भारत ने लिया है। पिनाका की एक बैटरी में 6 फायरिंग यूनिट यानी कि लॉन्चर्स होते हैं और एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती हैं। कुल मिलाकर ये 72 रॉकेट यानी कि 72 रॉकेट्स फायर कर सकता है महज 44 यानी कि 44 सेकंड्स में। लॉन्चिंग के तुरंत बाद से लॉन्चर अपना लोकेशन भी बदल लेते हैं और फिर दोबारा से आर्म्ड हो जाते हैं
और पिनाका की इस वक्त मारक जो क्षमता है वो 38 से 40 किलोमीटर के बीच है और एक साथ पूरी बैटरी दागने पर दुश्मन के 1000 गुना 800 मीटर के इलाके को पूरी तरह से तहस नहस किया जा सकता है। स्मर्श भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसकी मारक क्षमता 90 किलोमीटर की है। इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 12 ट्यूब्स होती हैं, यानी कि एक बैटरी में 48 रॉकेट होते हैं और ये सारे रॉकेट्स महज 40 सेकंड में दुश्मन पर टूटने के लिए ट्यूब से निकल जाएंगे। और स्मर्श की एक बैटरी दुश्मन के 1200 मीटर इंटू 1200 मीटर के इलाके में तैनात दुश्मनों के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जमींदोज कर सकती है। हालांकि दोस्तों, मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि अभी तक ये जो रॉकेट रेजिमेंट्स हैं वो भारत के आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है, लेकिन मैंने आपको डिफेंस अपडेट में भी बताया था कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अब स्पेशली भारत की रॉकेट फोर्स बनेगी जिसमें केवल और केवल रॉकेट लॉन्चर्स रखे जाएंगे और इसीलिए भारतीय सेना की एक खुद की रॉकेट फोर्स होगी जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं होगी। 1962 की लड़ाई हम भले ही चाइना से हार गए, लेकिन उस समय जो कमियां हमारी थी वो इतने सालों के बाद अब दूर की जा रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी कमी हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। दूसरा, हमने चाइना को हल्के में लिया। तीसरा, हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया ही नहीं और ये काम हम पिछले 70 सालों से नहीं कर पाए थे, जो अब शुरू हो चुका और चाइना इसीलिए 17 महीनों से आमने सामने खड़ा है, लेकिन युद्ध की औकात उसकी नहीं दिख रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर मजबूत हो गया तो मुश्किल हो जाएगा चाइना को भारत को काउंटर करना। तो इसीलिए लद्दाख में जारी तनाव के बीच बीआरओ ने दिन रात काम तेज कर दिया है और उसका नतीजा ये है कि पिछले कुछ महीनों में देश भर में 12 नई सड़कें और 63 यानी कि 63 पुलों का उद्घाटन हुआ है और देश के सीमावर्ती राज्यों में कुल 272 सड़कों पर काम जारी रखा गया था, जिससे कि सबसे ज्यादा सड़कें अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई हैं। लंबे समय से हालात ऐसे हैं कि अरुणाचल की राजधानी ईटानगर से अगर अरुणाचल के तवांग तक जाया जाए तो असम के तेजपुर से होकर गुजरना पड़ता था। 486 यानी कि 446 किलोमीटर की इस दूरी को पूरा करने में तकरीबन 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब सीधा ईटानगर से तवांग तक की दूरी 5 से 6 घंटे कम हो जाएगी। यानी कि स्थानीय लोगों को तो राहत मिलेगी, लेकिन भारतीय सेना की फास्ट मोबिलाइजेशन के लिए ये बेहद जरूरी है। और 1962 में चीन इसी तरफ से भारत में घुसा था, यानी कि तवांग को वो अपने कब्जे में लेना चाहता था, लेकिन उस वक्त हमारे देश के वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 चीनियों को मौत की मुंह में सुला दिया और अभी भी चाइना तवांग पर अपनी नजर गड़ा के रखा हुआ है। भारत ने तवांग तक पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक रास्ते भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। एक्चुअली दोस्तों, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा चिकन नेक, और इस चिकन नेक पर हमेशा चाइना की नजर गड़ी रहती है। उसको मालूम है कि अगर हमने भारत के चिकन नेक को तोड़ दिया या उसको ध्वस्त कर दिया तो भारत का अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से संपर्क टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, चिकन नेक की जरूरत हमें पड़ क्यों गई? सबसे बड़ी बात यह है जानने वाली। चिकन नेक जिसे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, दोस्तों यहाँ पर आपको जरूर इस बात का बुरा लगेगा, जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो उस वक्त ये भारत का फर्ज बनना था या भारतीय सरकार जो कि उस समय सत्ता पर काबिज थी, क्या उनको ये चीज नहीं दिखाई दी गई कि अगर हम बांग्लादेश का और हिस्सा अपने में जोड़ लेते तो शायद ये जो चिकन नेक के नाम से बदनाम किया जाता है पूरी दुनिया में, वो कलंक हम पर ना लगता। सीधी बात यह है कि जब हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था तो भारत को उसी हिसाब से अपनी जमीन का भी विस्तार करना चाहिए था और सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको और चौड़ा कर देना चाहिए था और बांग्लादेश के कुछ हिस्से को अपने में मिला देना चाहिए था। वहीं अगर ये बांग्लादेश चाइना का पड़ोसी होता तो पूरे बांग्लादेश पर चाइना कब्जा करके बैठा रहता। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, चिकन नेक की जरूरत हमें क्यों पड़ी। आप खुद देखिए चिकन नेक कितना कंजेस्टेड पॉइंट है और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है कि यहीं से हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से हमारी कनेक्टिविटी है। दोस्तों, अगर आप मैप को देखेंगे तो मैप में अगर हम बांग्लादेश था ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और आगे तक ले लेते तो हमारे लिए एक बहुत मोटा गलियारा बन जाता और बहुत बड़ा इलाका हमें मिल जाता अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को अपने से पूरी तरीके से कनेक्ट करने के लिए। इसके बारे में दोस्तों आपको क्या लगता है? आप कितना सहमत है? क्या हमें उस वक्त ये एरिया बांग्लादेश से छीन लेना चाहिए था? जब आजादी तो हमने दिलाई थी ना उसको। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का दौरा किया। वहां उन्होंने रुस्तम 2 ड्रोन की प्रगति के बारे में भी चर्चा की। यही नहीं, इसके अलावा A390 नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट और आई स्टार प्रोग्राम के बारे में भी समीक्षा की। डीआरडीओ कई तरीके के प्रोग्राम्स पर इस वक्त काम कर रहा है, जिसमें कि डीआरडीओ का एक्सोस्केलेटन प्रोग्राम भी है और कई इंजन प्रोग्राम पर डीआरडीओ काम कर रहा है, जिसमें कि मानिक इंजन भी है और इन सब की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई। भारत के डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी ने कहा कि भारत K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर को तीसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहता है, कोरिया के साथ मिलकर, जो कि दोनों देशों के लिए विन विन पार्टनरशिप भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय आर्म फोर्स 100 K9 वज्र से काफी संतुष्ट भी है और ये वेरिएंट बहुत ही अनुकूल है भारत के हिसाब से, इसीलिए भारत ने इसमें कई स्वदेशी उपकरणों को भी लगाया है
और इसीलिए इसकी एक अच्छी संभावना है तीसरे देश को बेचने के लिए, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी कर दिया है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के लिए, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 27 से 28 अक्टूबर के बीच है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहला लिमिटेड रेंज टेस्ट होगा K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का। वहीं दूसरी तरफ DRDO अग्नि 4 प्राइम पर भी काम कर रहा है, जो कि एडवांस नेक्स्ट जनरेशन कैनिस्टर वेरिएंट न्यूक्लियर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर होगी, जो कि पुरानी अग्नि 4 की जगह लेगी। भारतीय सेना ने पहली बार फॉरवर्ड एरिया में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर खोल दिया है और इस एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर को अरुणाचल प्रदेश यानी कि ईस्टर्न सेक्टर में खोला गया है। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है मूवमेंट्स को ट्रैक करना और किसी भी ऑपरेशन में मदद करना। भारतीय सेना ने बेनिको DDES 800 ATV यानी कि ऑल टेरेन व्हीकल का टेस्टिंग सिक्किम में LAC के पास करना शुरू कर दिया है और ये सबसे बेहतरीन क्वाड बाइक है। 800 सीसी क्लास की ऑल टेरेन व्हीकल का वजन है 600 किलोग्राम और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 242 यानी कि 242 किलोग्राम का लोड ले जा सकती है। तो दोस्तों ये थे अब तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।